हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे यूपीएसआई की परीक्षा के लिए। और दूसरी चीज़ है कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न लगभग आए हुए प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो कोई पेपर हो, एनी वन पेपर हो। हर एक एग्जाम में ये जीएस के ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला पे हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है आपका कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी दिया है एक्स किरण, ऑप्शन सी दिया है पराश्रव्य और ऑप्शन डी दिया है चुंबकीय तरंग। आप लोग प्रश्न को देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए उत्तर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और यह एक चीज़ ध्यान दें आप सभी लोग कि कल हमने 116 तक प्रश्न करवाए थे और आज उसी की अगली श्रृंखला पे हम लोग चर्चा करें 117 नंबर प्रश्न से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 117 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा यह उत्तर है आप सभी लोगों का, हाँ, चुंबकीय तरंग। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका चुंबकीय तरंग। ठीक है, यह उत्तर हो जाएगा चुंबकीय तरंग। चलिए सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें जिससे और भी जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले उनको ये वीडियो मिलती रहे। अगला प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। और ऑप्शन ए दिया है इसमें जूल, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है कैलोरी और ऑप्शन डी दिया है इसमें केल्विन। आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा सही होगा, आंसर कौन सा इसमें सही होगा। चलिए, हाँ, इसका जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जूल। क्या सही होगा, जूल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 118 नंबर का ये ऑप्शन ए सही होगा, जूल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक है, यह प्रश्न कह रहा है। और इसका ऑप्शन सुनिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक, अजैविक घटक है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक या अजैविक घटक, बात एक ही है। ऑप्शन ए दिया है हरे पौधे, ऑप्शन बी दिया है गैर हरे पौधे, ऑप्शन सी दिया है पानी और ऑप्शन डी दिया है परजीवी। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अजैव घटक है, पर्यावरण का अजैव घटक है। प्रश्न बताइए आप सभी लोग, उत्तर दीजिए। चलिए, इसमें ध्यान दें आप सभी लोग सबसे पहले कि जैविक घटक और अजैविक घटक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझेंगे आप सभी लोग। जैविक घटक, जैविक अगर घटक की बात करें तो जैविक घटक सभी सजीवों को क्या कहते हैं, सभी सजीवों को जैविक घटक कहा जाता है। यानी कि सभी सजीवों को जैविक घटक कहा जाता है। यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जैविक घटक कहते हैं। ठीक है, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन जो दिया है हरे पौधे, यानी कि वनस्पति जगत को भी हम लोग जैविक घटक ही कहते हैं। तो वनस्पति जगत हरे पौधे हो जाएंगे, ये जैविक हो जाएगा। गैर हरे पौधे भी जैविक घटक हो जाएंगे। परजीवी जो दूसरों पे आधारित होते हैं वो भी आपका जैविक घटक ही होगा। तो ये अजैव घटक पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 119 का ऑप्शन सी सही होगा, पानी। ठीक है, पानी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। प्रश्न को आप सभी लोग देखें और उत्तर दें, ठीक है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। दूसरी चीज कि आप लोग शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए, प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए दिया है शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी दिया है शीत कटिबंध, ऑप्शन सी दिया है उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 120 नंबर है प्रश्न, 120 नंबर का उत्तर आपको बताना है, ठीक है ना। बताइए। चलिए, इसका जो उत्तर सही होगा, ध्यान दें आप सभी लोग, ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, 0 डिग्री है, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा इसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ से ये 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और यहाँ भी 23.5 डिग्री है, इसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। अब ये पूछ रहा है कि इनके जो ये बीच का क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिख लेंगे यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन में देखें आप सभी लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 121 नंबर कि मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है। ऑप्शन ए है इसमें कि निरंतर मृदा अपरदन, ऑप्शन बी दिया है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, ऑप्शन सी है उच्च जनसंख्या घनत्व और ऑप्शन डी है जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण। आप बताइए इसमें सही कौन सा होगा। और ये कह रहा है कि मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है। गंभीर समस्या पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका उत्तर हो जाएगा उच्च जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर होगा। अर्थात 121 नंबर प्रश्न है और 121 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा 121 का, उच्च जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 122 नंबर जो प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। प्रश्न को देखें आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, बोकारो स्टील प्लांट बिहार। और यहाँ बताइए आप कि कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी किसका मिलान सही नहीं है, इसको आपको बताना है। 122 नंबर का उत्तर आपको देना है, ठीक है। बताइए। चलिए यहाँ पर जो उत्तर सही होगा, ध्यान दें आप सभी लोग कि बोकारो स्टील प्लांट ये बिहार में नहीं है और ये कहाँ पर है आपका, झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और इसका निर्माण पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, ठीक है ना, हुआ है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 122 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, ये प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग ट्रिक करें पहले, इसके बाद हम बता रहे हैं इसको। चलिए, इसमें ऑप्शन ए दिया है नर्मदा, ऑप्शन बी दिया है गंगा, ऑप्शन सी है आपका महानदी और ऑप्शन डी है गोदावरी। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए 123 नंबर, ये 123 नंबर प्रश्न है और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नर्मदा। क्या ऑप्शन सही होगा? नर्मदा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ये नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक, कहाँ से?
अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। और दूसरी बात कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो ये नदियां जो है ये एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। ये नदियां एस्चुरी बनाती, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना, एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाते। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके बाद है इसमें गंगा नदी को आप सभी लोग जानते हैं, गोदावरी को भी जानते हैं आप सभी लोग। गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। लिख लें आप सभी लोग कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हाँ ठीक है, सही है। हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी हो जाएगी आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए, तो इसमें आपका 24-25 नहीं है, 26 से आप लोग देखेंगे कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। प्रश्न कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए दिया है संसद में, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद में, और ऑप्शन डी दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा इसको आपको बताना है। 126 नंबर, बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए इसका उत्तर जो सही होगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद में होती है। किस में होती है? संसद में, यानी कि राज्य के गठन की जो शक्ति है वो किस में है? संसद में होती है, ठीक है। हाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 127 नंबर, कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। प्रश्न को देखिए आप सभी लोग कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कृष्णा, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी, और ऑप्शन सी दिया है कावेरी, और ऑप्शन डी दिया है महानदी। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ट्रिक करें आप सभी लोग। 127 नंबर का उत्तर जल्दी दीजिए। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर सही हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी। और यह शिव समुद्रम बांध ये है कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक, ठीक है, कावेरी नदी पर, सही है। अगला है प्रश्न, देखें अगला प्रश्न है 128 नंबर, कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन देखें, किसके द्वारा ये अलग किए गए हैं इसको बताइए। ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल, या इसको आप 10 डिग्री चैनल बोलें। बी दिया है ग्रेट चैनल, सी दिया है बंगाल की खाड़ी, और डी दिया है अंडमान सागर। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए इसमें जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, या इसको आप पाक जल संधि बोल सकते हैं, ठीक है ना। 129 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए दिया है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी दिया है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एवं चीन, और ऑप्शन डी दिया है ब्रिटेन एवं फ्रांस। बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए इसका जो उत्तर सही होगा 129 नंबर का, यह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पे सही होगा, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में
उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? प्रश्न कह रहा है कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए दिया है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन सी है जॉन लॉरेंज, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसको आप सभी लोग बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए यहां पर जो उत्तर सही होगा यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, यहां पे क्या उत्तर सही होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। 130 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और ध्यान दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग लिख लें, नोट करेंगे। देखिए ध्यान देंगे, लिखेंगे कि उच्च न्यायालय अधिनियम, यहां पर लिखेंगे उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1861 के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, आप लोग लिखे ही हैं, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई सन 1862 में, 1 जुलाई सन 1862 को कलकत्ता, चौदह अगस्त 1862 को बंबई, तथा 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसे आप नोट कर लेंगे कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई सन 1862 को कलकत्ता, 14 अगस्त सन 1862 को बंबई तथा 15 अगस्त सन 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसे नोट कर लें आप सभी लोग या स्क्रीनशॉट लें। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए इसका जो उत्तर सही होगा 131 का जो उत्तर सही होगा ये 9, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान है। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका दिल्ली, उसको भी ये टच करता है। तो कुल मिलाकर के ये 9 राज्यों को टच करता है, ठीक है ना। हमारा उत्तर प्रदेश 9 राज्यों को टच करता है। अगला प्रश्न है, एक चीज़ और ध्यान दें कि ये जो प्रश्न पूछता है कि कितने राज्यों को टच करता है, कितनी सीमाओं को टच करता है, आप सभी लोग मैप को उठा करके एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। इससे आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ यूपी का दिखा दे रहा हूँ। अगर देखेंगे तो एचपी में सीमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है ना, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यानी कितने हो गए? 9 हो गए। ये 9 राज्य हमारे उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, थोड़ा आप सभी लोग मैप को भी देखा करें, जिससे आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर, 132 नहीं है इसमें, 133 नंबर है आपका, कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? प्रश्न को देखें कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए दिया है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बी दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और डी दिया है कोई भी विकल्प सही नहीं है। बताइए आप सभी लोग कौन सा इसमें से होगा। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा नहीं कि केवल यूपीएसआई के लिए है, या पीसीएस तक के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लें आप सभी लोग कि 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है देन है भारत में जो है सिविल सर्विसेज का। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका 134 नंबर, कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप प्रश्न को देखें आप सभी लोग, और इसमें बताएंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। बताइए इसमें क्या सही होगा। चलिए, इसका जो उत्तर सही होगा मैं बता दे रहा हूं, 134 नंबर का जो उत्तर सही होगा ये होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और इन्होंने स्थापना कब की? तो 1873 में, 1873 में। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करें। ठीक है ना, चलिए छात्रों, ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएसआई के पेपर के लिए। और ये यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज जारी है आप सभी लोगों के लिए। दूसरी बात कि आप सभी लोग एक नोट्स बना लें, एक ऐसी कापी बना लें जिसमें ये जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को आप नोट कर डालें। इससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी नोट भी तैयार हो जाएगी और आपकी बढ़िया तैयारी भी होगी। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लेता हूं, और अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं फिर मिलूंगा कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।